हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम प्रमुख मिश्र धातुएं, उनके गुण, संगठन यानी किन किन से मिलकर वो बनी होती है और प्रत्येक मिश्र धातु का कहां पर उपयोग किया जाता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से प्रत्येक परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा एक मिश्र धातु का नाम और पूछा जाएगा ये किससे मिलकर बनी होती है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, 20-25 हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम मिश्र धातु के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मिश्र धातुएं होती क्या है। तो दो या दो से अधिक धातुएं या फिर एक या अधिक धातु या और एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जब दो से या तो अधिक धातुएं मिलती है या फिर एक या उससे अधिक धातु या उनके साथ कोई एक अधातु जुड़ जाती है, तो उससे बनने वाले समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण में मौजूद जो घटक हैं उनकी जो संगठन है या जो घटकों की जो प्रकृति होती है वो एक जैसी होती है, उन्हें कहते हैं हम समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? एक ऐसा मिश्रण जिसमें मौजूद जो घटक होते हैं उनका जो संगठन होता है या जो उनकी प्रकृति होती है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। तो जब दो या दो से अधिक धातु के साथ या तो कोई तीसरी धातु मिल जाती है या फिर कोई अधातु मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। दूसरी परिभाषा क्या है? देखें, किसी धातु के साथ किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर बनने वाली धातुएं क्या कहलाती है? मिश्रण धातुएं या मिश्र धातुएं कहलाती है। देखो मिश्रण किसके साथ हो रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है, मिश्र धातुएं यानी धातु के साथ या तो किसी दूसरी धातु का या फिर अधातु का यदि मिश्रण बन जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। आपको केवल नाम पता होना चाहिए। देखो मिश्र और धातुएं यानी क्या हो रहा है? धातुओं का मिक्सचर हो रहा है। तो या तो धातु के साथ दूसरी क्या होगी? धातु होगी। जब दो या उससे अधिक धातु मिलेगी तो भी मिश्र धातु बनेगी, या फिर एक धातु और क्या मिल जाए? एक अधातु मिल जाए तो भी क्या होगा? मिश्र धातु का निर्माण होगा। अब बात करें मिश्र धातुओं के गुण की, तो मिश्र धातुओं के जो गुण हैं उनके घटकों के गुणों से यानी जिससे मिलकर वो मिश्र धातु बनी है उससे कैसे होते हैं? उससे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु के गुण जिनसे मिलकर वो बनी है उन घटकों के गुण से उस मिश्र धातु के गुण क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई ये पीतल मिश्र धातु है, ठीक है, ये जिससे भी मिलकर बनी है उन तत्वों के जो गुण होंगे उससे अलग क्या होंगे? पीतल के गुण होंगे। ठीक है, पीतल जिस भी धातु या अधातु से मिलकर बनी है तो इस पीतल मिश्र धातु के जो गुण हैं वो उसके जो घटक है जिनसे मिलकर ये बनी है उनके गुणों से इसके गुण क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मिश्र धातु के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांचा, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। ये क्या है? ये कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं मिश्र धातु और उनके गुण या विशेषताएं कि मिश्र धातुओं की प्रमुख गुण या उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो मिश्र धातु बनाने के पीछे प्रमुख वजह कौन कौन सी है? पहला है धातु की कठोरता बढ़ाने के लिए, यानी कि जो शुद्ध धातु होती है वो क्या होती है? नरम होती है और इनका व्यवसायिक उपयोग के अंदर ज्यादा जो यूज है वो नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्यादा नरम होती है और ज्यादा नरम होने की वजह से उसका जो यूज है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए मिश्र धातुओं का निर्माण किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिश्र धातुओं की जो कठोरता है वो धातुओं की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, दूसरा, धातुओं के गलनांक को कम करने के लिए, जंगरोधी और मजबूत बनाने के लिए, जो धातुएं होती है उनको जंगरोधी और मजबूत बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फिर स्थायी और अच्छे आकार, रंग की वस्तुओं को बनाने के लिए, यानी कि जो धातुएं होती है वो नरम होती है
तो उनसे जो चीजें बनती है वो ज्यादा समय तक या तो स्थायी नहीं होती या फिर अच्छे आकार की नहीं होती है, ठीक है, या विभिन्न रंग की नहीं होती है। सामान्य जो धातु होती है, शुद्ध धातु है, उनका रंग निश्चित होता है। लेकिन अगर हम एक स्थायी और अच्छे आकार वाली और विभिन्न रंगों की अलग अलग वस्तुएं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। फिर तन्यता में वृद्धि करने के लिए, वैसे धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन अगर उस तन्यता के गुण में और ज्यादा वृद्धि करनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं? मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो ये मिश्र धातु की कुछ क्या होगी, गुण या विशेषता होगी कि मिश्र धातु आखिर बनाई क्यों जाती है। पहला कारण है धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए, दूसरा धातुओं के गलनांक को कम करने के लिए ताकि धातुओं को जंग रोधी और मजबूत बना सके। अगला कारण धातुओं को स्थायी, अच्छे आकार और विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने के लिए मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। और फिर धातुओं की जो तन्यता होती है उस तन्यता के गुण में वृद्धि करने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। ये कुछ थी मिश्र धातु के बारे में सामान्य जानकारी। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमुख मिश्र धातुएं, उनका संगठन और उनके उपयोग, ठीक है, कि कौन कौन सी मिश्र धातु है, वो किस किस घटक तत्वों से मिलकर बनी होती है और उसके प्रमुख उपयोग क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये मैं बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पीतल की। किसकी बात करते हैं? पीतल की। तो पीतल के अंदर कौन कौन सी धातु होती है? कॉपर 70% और जिंक कितना होता है? 30%, यानी कि कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों धातुओं के मिलने से क्या बनता है? आपका पीतल बनता है, जिसमें 70% कॉपर होती है और जिंक कितना होता है? 30% होता है। अगर बात करें पीतल के उपयोग की तो आप सब जानते होंगे पीतल का उपयोग तार बनाने में किया जाता है, मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है और बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पीतल मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ये तीन उपयोग है पीतल के, तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में। किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर कितना होता है? 70%, जिंक कितना होता है? 30%। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका कांचा, जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। कभी कभार परीक्षा में ब्रॉन्ज भी लिखा आता है, तो ब्रॉन्ज का मतलब होता है वही कांचा। अब ये कांचा किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टीन से। किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है आपका कांचा। कॉपर कितना होता है? 80%, ठीक है, कॉपर 80 से 90% होता है। और टीन कितना होता है? टीन लगभग 10% के आसपास होता है। तो कॉपर और टीन के मिलने से बनता है कांचा। अब कांचे का उपयोग कहां किया जाता है? ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, घंटी और मूर्तियां बनाने में। कौन कौन से? बर्तन बनाने में, सिक्कों के निर्माण में, घंटियां और मूर्तियों को बनाने में ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सोल्डर। सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? यह बना होता है टीन और लेड से मिलकर। किससे मिलकर? टीन और लेड से मिलकर। टीन कितना होता है? लगभग 32%। कितना होता है? 32%। और लेड कितना होता है? वो होता है 68%, ठीक है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? उपयोग किया जाता है टांका लगाने में। क्या लगाने में? टांका लगाने में। आपने देखे होंगे जो मिस्त्री होते हैं जो लोहे की वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं, टांका लगाते हैं, है ना, सोल्डरिंग आपने सुना होगा। तो सोल्डर के लिए जो धातु यूज की जाती है वो होती है वही सोल्डर धातु, जिससे मिलकर बनी होती है टीन और लेड से। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? टांका लगाने में। टांका लगाने का मतलब है जो लोहे वगैरह की वस्तुएं होती है उनको जोड़ने में या उनको ठीक करने में। अगली आपकी मिश्र धातु है वो है गन मेटल। कौन सी है? गन मेटल। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर। किससे मिलकर बनी होती है? आपका कॉपर, फिर आपका टीन और आपका फिर जिंक, इन तीन से मिलकर बनी होती है गन मेटल। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पहला उपयोग किया जाता है हथियार बनाने में। कहां पर? हथियार बनाने में। दूसरा मशीनों के पुर्जे बनाने में। तीसरा बंदूक बनाने में। चौथा बैरल बनाने में। पांचवा गियर बनाने में और वायरिंग बनाने में, ठीक है। गन मेटल का उपयोग हथियार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, बंदूक बनाने में, बैरल बनाने में, गियर बनाने में और वायरिंग बनाने में। यहां पर क्या उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? गन मेटल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डच मेटल, 5वां नंबर की मिश्र धातु है डच मेटल। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है कॉपर प्लस जिंक से। किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर प्लस जिंक से।
कॉपर कितना होता है 80%, जिंक कितना होता है 20%। देखो पीतल भी कॉपर और जिंक से मिलकर बनी थी, ये कंफ्यूज है, ध्यान रख लेना। पीतल में कॉपर कितना था 70%, जिंक कितना था 30%, लेकिन यहां पर कॉपर कितना है 80% और जिंक कितना है 20%। तो कौन सी बनेगी डच मेटल। और यदि कॉपर 70% हो जाए और जिंक 30% हो जाए तो क्या बनेगा पीतल बनेगा। डच मेटल का उपयोग कहां होता है कृत्रिम आभूषण बनाने में। कहां पर कृत्रिम आभूषण बनाने में। आपने जो फिल्मों के अंदर देखे होंगे ना, जो हीरोइन बड़े बड़े आभूषण हार पहन के आती है, वो सब किसके बने होते हैं डच मेटल के। ठीक है, तो डच मेटल का उपयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला है बेल मेटल। ठीक है, अगला क्या है बेल मेटल। इसमें कौन कौन सी धातु होती है कॉपर और टिन। किससे मिलकर बनी होती है कॉपर और टिन से। कॉपर कितने परसेंट है 80% और टिन कितने परसेंट है 20%। ठीक है, कॉपर और टिन कहां पर उपयोग किया जाता है घंटे। घंटे होते हैं ना जो मंदिरों के अंदर बड़े बड़े घंटे होते हैं उनको बनाने में, और जो पुर्जे होते हैं मशीनों के उनको बनाने में। ठीक है, मंदिरों के अंदर घंटियां बनाने में और मशीनों के पुर्जे बनाने के अंदर बेल मेटल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। किससे मिलकर बना होता है कॉपर और आपका एल्यूमिनियम। कॉपर कितने परसेंट है 90%, एल्यूमिनियम कितना परसेंट है 10%। और इससे बनने वाले मिश्र धातु का नाम क्या है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। उपयोग कहां होता है सिक्के बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में और पेंट बनाने में। ठीक है, बर्तन पेंट बनाने में, बर्तन पेंट ये साथ में, ये शायद बर्तन पेंट बनाने में। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग होता है सिक्के बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में और बर्तन पेंट बनाने में, यानी बर्तनों के ऊपर जो पेंट किया जाता है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है। किससे मिलकर बनी होती है कॉपर और एल्यूमिनियम से। आगे बढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है कॉपर जिंक और निकल। ठीक है, कॉपर जिंक और आपका निकल। कॉपर कितने परसेंट है बच्चों 60%, जिंक कितने परसेंट है दोस्तों 20% और निकल कितने परसेंट है 20%। तो इस तरह कॉपर जिंक और निकल के मिलने से क्या बनती है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का निर्माण होता है। उपयोग क्या होता है बर्तन बनाने में और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन तो इसका जो निर्माण है वो कॉपर और निकल के होता है। किससे होता है कॉपर और निकल से। इसका होता है कॉन्स्टेंटाइन का। कितनी होती है कॉपर 60%, निकल कितना होता है 40%। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है तार बनाने में और विद्युतीय यंत्र बनाने में। एक तो तार बनाने के अंदर और एक जो बिजली के उपकरण होते हैं जो यंत्र होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। कौन सा स्टेनलेस स्टील, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी धातु होती है आयरन। आयरन कितना होता है 75%, क्रोमियम कितना होता है 15%, निकल कितना होता है 9.5% और कार्बन कितना होता है 0.5%। तो इसमें कौन कौन सी धातु और धातु है आपकी आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ये तीनों धातु है और कार्बन क्या है आपकी अधातु है। तो आयरन आपका 75% है, क्रोमियम आपका 15% है, निकल आपका 9.5% है और कार्बन आपका 0.5% है। उपयोग कहां होता है बर्तन और सर्जिकल औजार बनाने में। कहां पर उपयोग होता है बर्तन और सर्जिकल औजार बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं एल्निको। ठीक है, मिश्र धातु का नाम है एल्निको। किससे मिलकर बनी होती है स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। स्टील कितना होता है बच्चों 50%, एल्यूमिनियम कितना होता है दोस्तों वो होता है 20%, निकल कितना होता है 20% और कोबाल्ट कितना होता है 10%। ठीक है, स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। उपयोग कहां होता है उपयोग किया जाता है दोस्तों स्थायी चुंबक बनाने में। स्थायी चुंबक बनाने में एल्निको मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा है मैग्नीशियम मिश्र धातु। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किससे मिलकर बनी होती है मैग्नीशियम Mg प्लस एल्यूमिनियम Al। मैग्नीशियम कितने परसेंट होती है 5%, एल्यूमिनियम कितना होता है 95%
तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मिलने से कौन सी मिश्र धातु बनती है? मैग्नीशियम। उपयोग क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है वायुयान और जहाजों को बनाने में। कहां पर? वायुयान और जहाजों को बनाने में। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेलुमिन कौन सी आपकी मिश्र धातु है? ड्यूरेलुमिन किससे मिलकर बनी होती है? एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 3% और मैग्नीशियम 2%, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस आपका मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर आपका 3% और 2% मैग्नीशियम। उपयोग कहां होता है? बर्तन बनाने में, हवाई जहाज और उसके कल पुर्जों को बनाने में। कहां पर उपयोग होता है? बर्तन बनाने में और हवाई जहाज और उसके जो कलपुर्जे होते हैं यानी जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में। आगे बढ़ते हैं। अगली मिश्र धातु है मोनल मेटल। कौन सी है? मोनल मेटल किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर 28%, निकिल 70% और लोहा आपका 2%, यानी कॉपर प्लस निकिल प्लस आयरन, इनके मिलने से बनती है आपकी मोनल मेटल। क्या काम आता है? मूर्तियां बनाने में इस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फिर है आपकी डच मेटल। कौन सी मेटल? डच मेटल किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर और जिंक से। कॉपर कितना होता है? 80%, जिंक कितना होता है? 20%। ठीक है, कॉपर और जिंक के मिलने से कॉपर 80% और जिंक आपका 20%। उपयोग कहां होता है? उपयोग होता है कृत्रिम आभूषण बनाने में और मशीनों के पुर्जे बनाने में। कृत्रिम आभूषण और मशीनों के पुर्जे बनाने में। फिर है आपका निकेल स्टील। कौन सा स्टील? निकेल स्टील किससे मिलकर बना होता है? आयरन और निकेल से। ठीक है, आयरन कितना होता है? 95%, निकेल कितना होता है? 5%। ठीक है, लोहा और निकेल के मिलने से निकेल स्टील का निर्माण होता है। उपयोग कहां होता है? बिजली के तार और वाहनों के पुर्जे बनाने में। बिजली के तार और वाहनों के पुर्जे बनाने में निकेल स्टील का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका मैग्नीज स्टील। कौन सा स्टील? मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में क्या होता है? लोहा और मैग्नीज। लोहा कितना होता है? आपका जो आयरन है और मैग्नीज है। आयरन आपका होता है 80 से लेके 85% और मैग्नीज कितना होता है? लगभग 14 से 15%। ठीक है, आयरन और मैग्नीज के मिलने से मैग्नीज स्टील का निर्माण होता है। उपयोग कूटने और पीसने की मशीनों में। कहां पर उपयोग किया जाता है? जो कूटने और पीसने वाली मशीनें होती है उनको बनाने में या उनके पार्ट्स बनाने में मैग्नीज स्टील का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका क्रोमियम स्टील। कौन सा है? क्रोमियम स्टील किससे मिलकर बना होता है? क्रोमियम, कार्बन और लोहा। क्रोमियम, इसके बाद आयरन और इसके बाद कार्बन। क्रोमियम कितना होता है? लगभग 2.4%। आयरन कितना होता है? 90 से 95% और कार्बन कितना होता है? लगभग 1.5%। तो क्रोमियम, लोहा और कार्बन के मिलने से क्रोमियम स्टील मिश्र धातु का निर्माण होता है। उपयोग कहां होता है? काटने वाले औजार बनाने में, मशीन बनाने में और गोलियां बनाने में। काटने वाले औजार बनाने में, मशीन और उसकी कलपुर्जे बनाने में और बंदूक की गोलियां बनाने में क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका नाइक्रोम। यह भी इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का उपयोग जो निर्माण है वो किया जाता है निकल, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, जिंक और आपका ये दो अन्य है तत्व वो। ठीक है, निकिल, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, जिंक और आपका जो सिलिकॉन ऑक्साइड है उसका उपयोग किया जाता है। निकल कितना होता है? लगभग 58 से लेकर 62%। लोहा कितना होता है? 22 से लेकर 25%। क्रोमियम कितना होता है? 8 से लेकर 13%। कार्बन कितना होता है? 2 से लेकर 1%, सॉरी 0.2 से लेकर 1%। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैग्नीज, जिंक और सिलिकॉन ऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। यह होती है आपकी नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग कहां किया जाता है? वही काटने वाले औजार बनाने में, मशीन और मशीनों के कलपुर्जे बनाने में और गोलियां बनाने में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं थी जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मिश्र धातु है वो हमारे लिए उपयोगी क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो मिश्र धातु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें संगठक तत्वों यानी जिन तत्वों से मिलकर ये बनी है से बेहतर गुण पाए जाते हैं। मिश्र धातु उपयोगी क्यों है? क्योंकि मिश्र धातु जिन घटक तत्वों से मिलकर बनी है
उनकी तुलना में मिश्र धातु के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, बेहतर होते हैं, यानी उससे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जब किसी धातु में अन्य धातु को मिलाकर उसे मिश्र धातु बनाया जाता है तो उस धातु के मूल गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब एक धातु के अंदर दूसरी धातु या अधातु को मिला के एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है तो उस धातु और अधातु के जो मूल गुण होते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। और फिर उस मिश्र धातु का यूज हम अलग अलग उद्देश्यों हेतु कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा तांबा, तांबा एक क्या है, बहुत ही उपयोगी धातु है, परंतु तांबा कैसा होता है, कोमल होता है, नरम होता है। तो कोमल होने के कारण यह सिक्के और अन्य वस्तु बनाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। तांबा जब एक शुद्ध धातु के रूप में होता है तो बहुत ही कोमल होता है, यानी नरम होता है, और इस वजह से इसका उपयोग सिक्के और अन्य वस्तुओं को बनाने में नहीं किया जा सकता। इसे कठोर कैसे बनाने के लिए, कठोर और संचारण रोधी, ताकि इस पर जंग वगैरह न लगे, तो इसे संचारण रोधी बनाने के लिए इसमें टीन को मिलाकर कांचा नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, तांबे को कठोर बनाने के लिए और संचारण से बचाने हेतु, संचारण का मतलब क्या होता है कि जब धातुएं लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती है, जलवाष्प के संपर्क में रह जाती है, तो उसकी ऊपरी जो सतह है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे कहते हैं संचारण। तो उस संचारण से बचाने के लिए उसमें टिन मिलाया जाता है और तांबे के साथ टिन को मिला के कांचा नामक एक मिश्र धातु बनाई जाती है, और उसके जो गुण हैं वो तांबा और टिन से क्या होते हैं, काफी बेहतर होते हैं। दूसरा बात करें कच्चा लोहा, ये क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है और अनेक कार्यों के लिए उपयोगी होता है, परंतु इसकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है, यानी अगर इस पर आप ज्यादा चोट मारोगे तो बिल्कुल बिखर जाएगा, और इस पर सरलता से क्या हो जाता है, सरलता से जंग लग जाता है। इसीलिए इसमें अन्य धातुओं जैसे क्रोमियम को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जो बहुत ही कठोर होती है, प्रबल होती है और संचारण रोधी भी होती है। ठीक है, यानी जो शुद्ध लोहा होता है या जो कच्चा लोहा होता है वो एक तो सस्ता है और अन्य काम के लिए उपयोगी भी है, लेकिन कमी क्या है, एक तो वो भंगुर होता है और उस पर आसानी से जंग लग जाता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो उसकी इस कमी को क्या करने के लिए, इस कमी को मिटाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है और उससे मिश्र धातु बनाई जाती है। और जो क्रोमियम को आयरन के साथ मिलकर बनाई जाने वाली जो मिश्र धातु है वो बहुत ही कठोर होती है, प्रबल होती है और साथ ही साथ संचारण रोधी भी होती है। इसी तरह लोहे के अंदर कार्बन को मिला के विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है, स्टील बनाई जाती है। और जो स्टील है मिश्र धातु, उसकी जो प्रबलता है और जो उसमें अन्य गुण हैं वो उनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी स्टील की जो कठोरता है या उसके जो अन्य गुण हैं वो लोहे के साथ जो कार्बन मिलाया जा रहा है वो कार्बन की कितनी मात्रा उसमें अंदर शामिल है उस पर निर्भर करता है। अगला उदाहरण है कि वर्तमान समय में सबसे अधिक जो यूज होने वाली मिश्र धातु है वो है आपका इस्पात, यानी कि स्टील है। ठीक है, इस्पात में कई उपयोगी गुण पाए जाते हैं, जैसे जंग प्रतिरोधकता, इस पर जंग नहीं लगता है, लचीलापन होता है और कैसी होती है, कठोर भी होती है। तो ये महत्वपूर्ण गुण है और ऐसा मिश्र धातु बना के ही संभव है, अतः मिश्र धातु हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यदि एक मिश्र धातु है, यदि कोई मिश्र धातु है और इसका एक अवयव क्या है, पारा है। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी, और इसके साथ अगर कोई दूसरी धातु जुड़ी हुई है, ठीक है, धातु या अधातु कोई भी जुड़ी हुई है, तो इससे बनने वाली जो मिश्र धातु है, इससे बनने वाली जो मिश्र धातु है वो कौन सी होगी, वो कहलाएगी अमलगम। क्या कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अमलगम का एक निश्चित घटक कौन सा होता है, तो वो होता है आपका मरकरी या पारा। कि जब भी मरकरी या पारा के साथ कोई भी धातु या अधातु मिल जाए तो उस मिश्र धातु को कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रमुख मिश्र धातु होती क्या है, उसके गुण क्या होते हैं और मिश्र धातु हमारे लिए उपयोगी क्यों है, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।